गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो 3 दिसंबर 2020 जो होता है, थर्ड दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होता है। तो जो इस साल 2020 का जो थीम है इस डे का, वो है बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक थीम है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक, जब ये आपने पढ़ा होगा एक बार तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था इसके फेवर में 1992 में, और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को अडॉप्ट किया गया था 2006 में। अब ये जो कन्वेंशन है बेसिकली ये जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी राइट्स का और उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए और उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर वो प्रिजनर्स हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, या वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में जब ये हमारे डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको कैसे इंक्लूसिवली हम ट्रीट कर सकते हैं, और क्या हमारा उनके प्रति रवैया होना चाहिए, उसके बारे में सारा डील करता है। और इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। ठीक है, अब इंडिया में क्या प्रोविजंस है इसके? आर्टिकल 41 जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इन्हीं के बारे में डील करता है। डिसेबलमेंट के बारे में भी डील करता है कि स्टेट को कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस जो है हमारे ओल्ड एज के पीपल का, अनएम्प्लॉयड का, जो सिक पीपल है उनका, या डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए हमको सिक्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर रिसेंटली अभी हमने राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को पास किया है। अब ये एक्ट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्ट में क्या है कि डेफिनेशन दी है डिसेबिलिटी की। ठीक है, डिसेबिलिटी को उन्होंने कहा है कि कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, इसकी हम कोई स्टैटिक डेफिनेशन नहीं बना सकते। ये एक इवॉल्व हो रहा है कंसेप्ट, और एक बहुत डायनामिक कंसेप्ट है। रोज़ के रोज़ इसकी डेफिनेशन चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे कोई नवी नवी डिसेबिलिटी या कोई बीमारी पता लग रही है तो इसकी डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है। इसको हम कोई एक डेफिनेट जो है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। डेफिनेशन हम इसकी डिसेबिलिटी की नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे जैसे नवी नवी बीमारियां पता लगती जाएंगी हम डिसेबिलिटीज़ में उसको ऐड करते रहेंगे। जैसा कि अभी इसमें क्या किया है कि 7 एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज़ होती थी पहले, उसमें इस एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ टोटल कर दी हैं अब। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि आप टाइम टू टाइम और डिसेबिलिटीज़ को इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये नीचे लिस्ट दी हुई है पूरी, जितनी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी लिस्ट है। अब ये आपको सारी लिस्ट तो आपको याद तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको हाँ थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जो है वो डिसेबिलिटी है इस एक्ट के अंडर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं हमारे, उनको भी डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम जो ये देख रहे हो आप, पार्किंसंस डिसीज से पहले लिखा है एसिड अटैक विक्टिम, इसको भी इस एक्ट में एक डिसेबिलिटी ही माना गया है। ठीक है, मेंटल इलनेस और हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो आपको पता ही है कि वो होगा। और जो कुछ ऐसे बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था वो एसिड अटैक विक्टिम ही है, कि उनको भी हमने डिसेबिलिटी के कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, अब उससे उनको प्रोटेक्शंस मिल जाएंगी कुछ जो है बेनिफिट्स, जैसे रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, जो हम बेसिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए निकालते हैं, उनको हम उनके लिए भी अब एसिड अटैक विक्टिम्स भी उन सब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो, उसको राइट टू फ्री एजुकेशन का एक इसमें कंसेप्ट है। 6 to 18 ईयर्स के जो डिसेबल्ड पीपल है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जिनको, वो उन बच्चों के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन का इसमें प्रोविजन है इस एक्ट के अंडर। ठीक है, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को, और नेशनल और स्टेट लेवल पर फंड बनाने की बात की है ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएँ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरेसीबो टेलीस्कोप। अब ये एरेसीबो टेलीस्कोप प्यूर्टोरिको क्या है? यूएस की एक टेरिटरी है कैरेबियन आइलैंड्स में। तो जो ये प्यूर्टोरिको है, यहाँ पर एरेसीबो टेलीस्कोप जो था वो बहुत फेमस टेलीस्कोप है एक, और वो अभी रिसेंटली कोलैप्स हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो उससे एक ये न्यूज़ में चल रहा है इसलिए।
अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, इसने बहुत सारे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर की गैलेक्सीज में हैं उनको डिस्कवर करने में हेल्प किया है। सबसे पहले एक्सोप्लैनेट्स कौन से होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, जिनका जो स्टार है वो सन नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से बाहर के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करने में इस टेलीस्कोप ने हमारे बहुत हेल्प किया है। और फर्स्ट मिली सेकेंड पल्सर, अभी पल्सर क्या होते हैं, जो हमारे स्टार्स जो कि डेड हो गए हैं उनको हम कहते हैं पल्सर्स, ठीक है। तो ये जो पल्सर्स हैं इनको भी डिस्कवर करने में बहुत हेल्प किया है इसने, हमारे एरिसीबो टेलीस्कोप ने। और मरकरी प्लैनेट 1967 में इस एरिसीबो टेलीस्कोप ने ही बताया कि जो मरकरी प्लैनेट है वो 59 डेज़ में रोटेट हो जाता है अपने एक्सिस पर, और 88 डेज़ नहीं लगते, ठीक है। इससे पहले सोचा जाता था कि 88 डेज़ लगते हैं मरकरी को रोटेट होने में, ठीक है। लेकिन इसी प्लैनेट के इसी एरेसीबो टेलीस्कोप से हमने पता लगाया कि 59 डेज़ के अंदर ये जो प्लैनेट मरकरी है वो रोटेट होता है, ठीक है। फिर एलियंस के बारे में पता करने के लिए भी हमने इसी टेलीस्कोप का यूज़ किया, और किलर एस्ट्रॉयड्स जो अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं उनको भी ट्रैक करने के लिए इसी टेलीस्कोप का बहुत यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप जो है वो बहुत फेमस था, कल्चरल सिंबल था प्यूर्टोरिको का, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उसको देखने आते थे। बट अब ये कोलैप्स हो गया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया टूरिज़्म इंडस्ट्री को वहाँ पर। तो ये एरेसीबो टेलीस्कोप हमारा न्यूज़ में चल रहा है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो वेपन्स। अब ये बायो वेपन्स क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो ज़ीरो कॉस्ट वॉर्स की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। जो कंट्रीज़ हैं अब वो चाहती हैं कि हम वॉर्स भी करें लेकिन हमारा खर्चा भी ना हो, ठीक है। और ऐसा खर्चा कैसे हो सकता है, ऐसी वॉर्स कैसे लड़ सकते हैं हम बिना खर्चे की वॉर, जो हमारी बायो वेपन्स हैं उनको यूज़ करके। अब बायो वेपन्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो कि अगर हमारे जैसे कोरोना वायरस जो है वो अगर एक बायो वेपन होता, कि हमने अगर आप ये अजम्पशन ले लो, इट्स नॉट अ ट्रू थिंग और इट्स अ वेरी वेग कंसेप्ट, कुछ ऐसा सच नहीं है इसमें, बट चाइना ने सोचो अगर ये बायो वेपन की तरह ही सारी कंट्रीज़ पे इसको यूज़ किया हो कोरोना वायरस को, तो इससे जो तबाही है वो किसी भी न्यूक्लियर वेपन या किसी भी वॉर से भी ज़्यादा बड़ी तबाही चाइना अचीव कर चुका है दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कि फ्यूचर में जो कंट्रीज़ हैं वो बायो वेपन्स का यूज़ करेंगी, उससे उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचा पाएंगे, ठीक है। जो वीक मिलिट्रीज़ हैं वो एसिमेट्रिक एडवांटेज उनको मिलेगी इससे। एसिमेट्रिक एडवांटेज क्या होती है कि समझ लो इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो इक्वल तो नहीं है, किसी भी कंटेक्स्ट में इक्वल पावर्स तो नहीं है, अनइक्वल पावर्स हैं। तो एसिमेट्रिक मतलब अनइक्वल है, तो अनइक्वल में भी एडवांटेज अगर वो लेना चाहते हैं तो वो अब पहले क्या यूज़ करते थे, टेररिज्म, अभी भी तक वो टेररिज्म का यूज़ करते हैं कि इंडिया को वो कन्वेंशनल वॉर में तो हरा नहीं पाए, तो इसलिए वो यूज़ ऑफ टेररिज्म करते हैं। हमारे कश्मीर में भी, पंजाब में भी और भी बहुत सारे रीजन में वो टेररिज्म का यूज़ करके आज तक आप देख रहे हो कि पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट है हमारे जो कुछ स्टेट्स में या हमारे कुछ रीजन्स में टेररिज्म फैलाने में। तो ये जो बायो वेपन्स है वो भी उनके लिए एक एसिमेट्रिक एडवांटेज दे सकता है उनको, कि अगर वो बायो वेपन से अटैक करें इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना होगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या मिलिट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो अपने लोग उसमें डाल रही हैं, बॉट्स डाल रही हैं, रोबोट्स डाल रही हैं, ताकि सोशल मीडिया पे नरेटिव्स को, मतलब अपनी जो आप बात कहना चाहते हैं, जो चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन उसको आप ज़्यादा अपनी आवाज़ को ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो झूठ को, मैनिपुलेशन को, नरेटिव्स को सेट करने के लिए सोशल मीडिया का भी ये कंट्रीज़ बहुत यूज़ करती हैं, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान है, आपने देखा होगा, इवन
कभी भी कोई दंगा होता है तो उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे जो अकाउंट्स होते हैं, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स, वो पाकिस्तान लिंक्ड होते हैं, जो जिन्होंने फायर फ्यूल किया होता है हमारे दंगों में। तो ये सोशल मीडिया का बैटल ऑफ नरेटिव्स में बहुत ज़्यादा रोल है, और कंट्रीज विल कीप एक्सप्लोरिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एसिमेट्रिक एडवांटेज। ठीक है, तो एनीवेज हम बायो वेपन्स के कंसेप्ट पे डायरेक्टली आते हैं। तो बायो वेपन होता क्या है? कोई भी हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट, जिसमें कि बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, रिकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फंजाई को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का टॉक्सिन्स को यूज़ करके लोगों को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को या प्लांट्स को टारगेट करना। ठीक है, अभी तो जैसे कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में अगर हम अज्यूम करें कि एक बायो वेपन था, तो हम ह्यूमंस को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब अगर आप इसमें अजम्पशन लो कि सिर्फ प्लांट्स को टारगेट किया गया होता तो हमारे पास हमारी फूड चेन पूरी ख़राब हो जाती, या अगर एनिमल्स को टारगेट किया गया होता तो हमारे पास खाने को कुछ ना होता, प्लांट्स को टारगेट किया होता तो। ठीक है, उससे भी ह्यूमंस की पूरी रेस, एक तरह से एक कंट्री में ह्यूमन रेस को खतरा हो सकता है, उनके पास खाने की किल्लत हो सकती है, पूरी की पूरी क्रॉप्स अगर हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएं उस बायो वेपन से, तो बहुत बड़ा एक हमारे खिलाफ वो साजिश हो सकती है बायो वेपन्स की। ठीक है, अब बायो टेररिज्म भी ऐसी चीज़ है कि बायो टेररिज्म क्या है कि गवर्नमेंट्स तो छोड़ो, अगर टेररिस्ट के हाथ में बायो वेपन्स आ जाएं तो वो भी बहुत बड़ी तबाही इससे मचा सकते हैं किसी भी कंट्री में। ठीक है, या फिर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी रीजन के खिलाफ। तो ये बायो टेररिज्म जो है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये स्प्रेड क्यों हो रहा है, ये थ्रेट बायो वेपन्स का या बायो टेररिज्म का जो थ्रेट है वो क्यों वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है? क्योंकि पहले हम ऐसा सोचते थे कि जितने भी डेंजरस पैथोजेंस हैं, जितने वायरस हैं, ये जितने भी हमारी वर्ल्ड वाइड लैब्स हैं उनमें सिक्योर हैं, लॉक्ड पड़े हैं, कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कुछ देखा होगा न्यूज़ रिपोर्ट्स में था कि वुहान की वायरोलॉजी लैब में से ये कोरोना वायरस जो है वो लीक हुआ है या निकला है, जो भी मतलब एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लैब्स हैं वहाँ पर ये जो पैथोजेंस हैं वो सिक्योर नहीं है, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर किसी ने चोरी किया हो या किसी भी और रीज़न की वजह से वो अगर निकला हो वहाँ से। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये पैथोजेंस हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर है इन कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ में। ठीक है, दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है कि पहले जो ये साइंस थी इनको कंट्रोल करने की या इनके ऊपर रिसर्च करने की या बायो वेपन बनाने की, वो कुछ कंट्रीज़ के पास ही सीमित थी। लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, इतने ज़्यादा जीन सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, तो अब आउट ऑफ नथिंग, एक्स निहिलियो का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ नथिंग आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो पैथोजेंस को, जिससे आप बायो वेपन्स बनाकर अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी बायो वेपन को ही कंट्रोल करने के लिए एक कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सबसे पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कि एक एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए या उसको बैन करने के लिए बनी है। ठीक है, अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए कोई ट्रीटी नहीं बनी है, तो अगर उसको वो इन्फोर्स्ड नहीं हुई है अभी तक, ना रेडियोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट कोई ऐसी ट्रीटी बनी है, अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो कि टारगेट करता हो। तो जितनी भी हमारी जो केमिकल वेपन्स के अगेंस्ट या रेडियोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट जो या फिर बायोलॉजिक जो जितनी भी ट्रीटीज़ हमारी मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ आई थी, उनमें सबसे पहली ट्रीटी जो थी वो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन थी। ठीक है, अब ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, इंडिया इसका पार्टी है। ठीक है, इंडिया इज़ अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। इसमें 183 स्टेट पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन को वैसे जो इसराइल और पैलेस्टीन का आपको कन्फ्लिक्ट पता होगा थोड़ा बहुत, तो पैलेस्टीन को बहुत सी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं एज अ कंट्री, लेकिन वो एज अ स्टेट पार्टी इसमें है। ठीक है, अब 4 सिग्नेटरीज़, अब इसकी सिग्नेटरीज़ हैं जिन्होंने इसको, जो इसकी पार्टीज़ तो नहीं है लेकिन उन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। ठीक है, और 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, ना तो साइन किया और ना ही रेटिफाई किया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है इसराइल। ठीक है, इसराइल ने इसको साइन भी नहीं किया और ना ही रेटिफाई किया। तो अगर इसराइल जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स बनाता है तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट मतलब कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी उसके ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है,
अब ये जो ट्रीटी है उसका आर्टिकल 1 ही ये कहता है कि डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करना, स्टॉक पाइल मतलब स्टोर करके रखना, या फिर एक्वायर करना, या फिर कहीं से भी रिटेन करना जो है वो बैन है बायोलॉजिकल वेपन्स को, ठीक है। अभी बायोलॉजिकल वेपन्स कौन किस तरह के हो सकते हैं उसको भी इसी के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अभी इसका 63rd फाउंडिंग डे मनाया गया है, और जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये वर्क करती है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्लीज़ रिमेंबर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। ये एक तरह से एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं कौन से गुड्स की, या तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एक्सप्लोजिव्स, इवन नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, गोल्ड एंड डायमंड्स, काउंटरफीट करेंसी, वाइल्ड लाइफ आइटम, जितने भी ये एंटीक्स वगैरह जिन अगर इसमें कोई स्मगलिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ही हमारी एजेंसी है, ठीक है। इवन कमर्शियल फ्रॉड्स अगर होते हैं या फिर गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू की अगर लीकेज हो रही है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उस पर एक्शन लेना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ही काम है। इवन मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के केसेस को भी के बारे में भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को इसी डीआरआई का ही काम होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ कर लो। और जो इसके अंदर एक एडिटोरियल आया था बिहाइंड चाइनाज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर पढ़ना। नीचे बहुत अच्छे तरीके से इसको समराइज फॉर्मेट में दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाकर रखा है नीचे एडिटोरियल सिंप्लीफाइड में। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इसको ज़रूर पढ़ना, इस पीडीएफ को। विल मीट नेक्स्ट टाइम with new topics. Until then, goodbye and thank you.